एक स्कूल थी जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी और एक 11 साल का बच्चा था। उसको डर था कि पेरेंट्स आएंगे, मेरी कंप्लेन होगी, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मुझे मारा जाएगा, घर पे डांट पड़ेगी। कैसे भी करके उसके दिमाग में आइडिया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल कैसे करवा दूं। उस बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया। डॉक्टर महेश गौर, मेमोरी कोच, ऑथर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि दिमाग की दुनिया में क्रांति ला दी। 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पूरी किताब पेज नंबर के साथ याद करवाने वाले डॉक्टर गौर आज लाखों स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि कैसे रट्टा नहीं, समझ और रिकॉल से जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 13,000 से 14,000 बच्चे सिर्फ पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम में। आने वाली जनरेशन में अगर बच्चा डरा डरा रहेगा, बच्चा तरक्की नहीं कर सकती। भारत के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है, ये क्रिएट नहीं कर सकते। क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 50 की फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं होगी, फिर कैसे आप सबको सेम चीज़ सिखा सकते हो? आज के टाइम में हमारे पास में अप्रोक्स 15 लाख ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, जिसमें से 1.5 लाख जो है उनको जॉब अगर मिली है तो वो ऐसी मिली है जो वो डिजर्व करते उस लेवल की नहीं है। और मैं आपको अगर एमबीए की बात करूं तो तकरीबन 3 लाख एमबीए अनएम्प्लॉयड है आज की तारीख में। कौन सा खाना खाया जाए या कौन सी चीज़ ऐसी ली जाए इनटेक जिससे मेमोरी बढ़ जाए, प्रैक्टिस ना करनी पड़े। हमारा जो इंडियन फूड्स है वही सबसे बढ़िया। पहले तो वेस्टर्न फूड को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। हम दूध पिलाना ही बंद कर चुके बच्चे को चाहिए दही खिलाओ, दूध पिलाओ। ये जब बॉडी के अंदर जाएगा, बच्चे का ब्रेन अपने आप धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बादाम खाने से अगर मेमोरी बढ़ती तो हर बच्चा टॉपर होता हर फील्ड के अंदर। तो अगर कोई माँ बाप अगर अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए कोई एक स्टेटमेंट बताओ ना कि भैया उसके बच्चे को याद नहीं होता है, होशियार बहुत है, आता सब एग्जाम की जैसे ही बात आती है तो नंबर तुरंत कम हो जाता है। भैया कि बच्चा बोलता है कि यार मैं उस टाइम में को याद नहीं आया तो मैं लिख नहीं पाया, तो उनके लिए क्या सजेशन है, क्या टेक्निक ऐसी जिसके कारण ये सब सही हो सके? एक टेक्निक नहीं है, 10 टेक्निक का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है वो। कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक जिससे 10 साल का बच्चा इजीली कोई भी विजुअलाइज करके कोई चीज सीख सके। सबसे पहली चीज तो आप महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। महेश जी, बहुत टेंशन है लाइफ में। पूछो क्यों? पहले क्यों? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझसे पूछो। ठीक है, क्या टेंशन है बताइए आप। सर, पढ़ाई करो तो टेंशन और पढ़ाई ना करो तो टेंशन। मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ तो आईआईटी वाले बोलते हैं कि आईआईटी मत करो, इधर घर वाले बोलते हैं कि आईआईटी करो। याद करो तो टेंशन, याद ना करो तो टेंशन। बोलते हैं कि याद करो तो नंबर अच्छे आएंगे, याद कर लिया तो रट्टा तोतू बन जाओगे, और याद नहीं किया आपने और आपने अगर दिमाग नहीं लगाया तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो टेंशन ही टेंशन। अब बताओ क्या करें इस टेंशन का हल? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि रट्टा तोतो बन करके एग्जाम के अंदर मार्क्स लाए जा सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर वो ज्यादा सक्सेस नहीं होते रट्टा तोतो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, मैं आज के टाइम में हमारे पास में अप्रोक्स 15 लाख ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, जिसमें से 1.5 लाख जो है उनको जॉब अगर मिली है तो वो ऐसी मिली है जो वो डिजर्व करते उस लेवल की नहीं है। और मैं ये ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अगर एमबीए की बात करूँ तो तकरीबन 3 लाख एमबीए अनएम्प्लॉयड है आज की तारीख में, जिसमें से 30,000 एम्प्लॉय तो ऐसे 30,000 एमबीए तो ऐसे हैं जिनको जॉब तो मिली है, एम्प्लॉयड तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो जिस पोजीशन को डिजर्व करते हैं या जो जॉब डिजर्व करते हैं उस लेवल की जॉब ही नहीं मिली है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ यही है, रट्टा तोतू होना। अगर हम रट्टा तोतू रहेंगे तो हम लाइफ में आगे कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे सक्सेसफुल अभी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट इसके अंदर सबसे पहली चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट याद भी होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, घर वाले बोलते हैं कि आप आईआईटी करो, आप एमबीए करो, सीए करो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में थॉट बैठा रखा कि शायद मेरे बच्चे का करियर इसी वजह से बनेगा। अब जब वो इस वजह को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि भाई मुझे पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कर दिया इन्होंने कि भाई आपका ये 4 किताबें हैं या ये 10 किताबें, इनको पढ़ना है, इनसे आपको एग्जाम देना और इनसे डिसाइड होगा कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। पर ये सिस्टम तो बना है ना, जैसे मान लो कि अपन थोड़ा पीछे चलते हैं वाकई से, मतलब जब गुरुकुल सिस्टम था, ये सिस्टम था, तब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता था। अब मान लो वो अर्जुन बोला तीर लगाएंगे वहाँ चिड़िया की आंख में,
तो वो एक सिचुएशन थी कि भैया क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सब बोले ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है। बट जैसे जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि अभिषेक व्यास को याद होना चाहिए, एक्स पर्सन को याद होना चाहिए, वाई पर्सन को याद होना चाहिए, और जिसको जितना याद है और जिसके जितना ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वही सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा। ये आज के एजुकेशन सिस्टम है, हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम ये नहीं था। आपने एक चीज नोटिस की है कि अर्जुन को ही क्यों धनुर्धारी या धनुर्विद्या सिखाई गई थी? बाकी सब चीजों का भी ज्ञान था, बट प्रैक्टिस उनको धनुष में ही बोला गया, भाई आपको धनुर्धारी बनना है। भीम को गदा, दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया गया, नकुल सहदेव को जो है तलवार चलाना सिखाया गया, युधिष्ठिर भाला चलाने में एक्सपर्ट थे। मतलब हर एक के अंदर एक टैलेंट था, उसी टैलेंट को उन्होंने निखारा था गुरुकुल के अंदर। हमारा आज के सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारा आज के सिस्टम क्या हो गया कि भाई आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है किस चीज में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये रट्टाफिकेशन है, इसको रटो, लिखो और एग्जाम में पास हो जाओ। तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है अभी। क्या लगता है आपको बदल पाएंगे? मुश्किल है, बट अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रोसेस लगाया अभी। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो है सब जगह पे तो लागू हुई नहीं है सारे स्टेट्स में, बट जिन जिन स्टेट में लागू हुई है उनमें फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम में क्या होता है, स्टेप वाइज आपकी इवेल्युएट किया जाती है आपकी परफॉर्मेंस। और जिसमें ये है कि जब कभी भी लगता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उसी फील्ड में फिर आपको आगे ले जाया जाता है। वैसा तो धीरे धीरे होगा, बट चेंज होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक भ्रम है, एक मिथ है बहुत खतरनाक, वो मिथ है या नहीं है वो आप बताना। कि कोई बोलता है कि जो लेफ्टी है वो ज़्यादा होशियार है और जो राइटी है वो तो एक ऑर्डिनरी बच्चा है। तो क्या लेफ्टी वास्तव में बहुत होशियार और इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेफ्टी होने का मतलब उसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है, और राइट हेमिस्फीयर जिनका एक्टिव होता है ना, वो क्रिएटिव चीज़ों के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, कैलकुलेशन में एक्टिव होते हैं, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है उनका, ब्रेन का। हाँ, लेफ्टी लोग। लेफ्टी लोगों का। इसकी वजह से बोलते हैं कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मेजरमेंट का तरीका क्या है, मार्क्स अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब अच्छा इंटेलिजेंट है, बराबर है। और जो राइट हेमिस जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग होता है, जो राइटी होते हैं, वो दूसरी फील्ड में जो होते हैं स्मार्ट होते हैं, वो उस फील्ड में स्मार्ट नहीं होता, बट दूसरी फील्ड में स्मार्ट होंगे। तो इंटेलिजेंट तो दोनों ही है, बट अपनी अपनी फील्ड में। अब हमने एक मेजरमेंट, एक मापदंड बना लिया कि हम किसको देखेंगे, जिसके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, बराबर है, जिसके मार्क्स और कैलकुलेशन अच्छी है वो इंटेलिजेंट है। बस ये हमने एक मेजरमेंट बना लिया। अगर इसी मेजरमेंट से अगर हम चलते तो सचिन तेंदुलकर जो है वो तो डंप होना चाहिए थे। आज सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं होते तो भगवान कैसे बन गए? तो इंटेलिजेंट तो थे, बट वो पढ़ाई में नहीं थे, स्पोर्ट्स में थे, क्रिकेट में थे, वो अपनी फील्ड के टॉपर थे। तो हमारे पेरेंट्स को ये सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा आजकल के टाइम में कि जो आजकल के पेरेंट्स है उनको उनके बच्चे के ऊपर ये 4 किताबों 10 किताबों का प्रेशर थोपने की बजाय उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जिस फील्ड में उनका जुनून है, पैशन है, जिस फील्ड के अंदर, उसी को उनका प्रोफेशन बनाने दिया जाए। वो उसी चीज को प्रोफेशन बनाएंगे ना, वो अपनी फील्ड के टॉपर बन जाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना सर, क्योंकि समाज ने बनाया ऐसा, व्यवस्था ऐसी करी है, स्कूलिंग की व्यवस्था ऐसी करी है कि आपको नंबर, वो प्रेशर जो आएगा सोसाइटी में, जैसा होता है कि एक लेडी ने बोल दिया कि मेरा बच्चा तो ओलंपियाड में गया है, ओलंपियाड गया, मेरा बच्चा नहीं गया, तो जबरदस्ती इसको मैथ्स ओलंपियाड में डालेंगे, फिर इसको साइंस ओलंपियाड में डालेंगे कि अच्छा फिर नंबर भी नहीं आए। तो ये एक सोसाइटी का प्रेशर ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि मान लो किसी एक का बच्चा होशियार है तो बाकियों का भी होना चाहिए। वो बाकियों का 100% होशियार होना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा, मतलब कैसे समझाया जाए उन पेरेंट्स को कि भैया उसका बच्चा होशियार है, वो बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, आपका कुछ अलग बनेगा। मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, मेरे 10th में 48% थे, बराबर है। और अभी मैं बोलता हूँ, लोग यकीन नहीं करते हैं, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतने गोल्ड मेडल है, 10th में 48% कैसे, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कई बार मैंने बोला मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ। मेरे रियली 10th में 48% थे, और मेरे घर पे पार्टी रखी गई थी कि इस बार बिना फेल हुए बोर्ड एग्जाम में लड़का पास हो गया हमारा। और जो मेरे पड़ोसी थे वो हमेशा अपने बच्चों को बोलते थे इससे दूर रहा करो, और आज वही पड़ोसी और जो मेरे वो दोस्त जो मुझसे दूर रहते थे, वो अपने बच्चों के लिए मुझे बोलते हैं इनको गाइड करना यार, इनको सिखाना, ये समझ नहीं रहे, इनको बता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के ऊपर आसपास के समाज का प्रेशर रहेगा, बट धीरे धीरे पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों के दायरे से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे चीज़ें खत्म भी होती जा रही है। आजकल का पेरेंट्स इतना वो नहीं है, ठीक है कंपटीशन है, बच्चे में ये होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए, वो उनके अंदर है जिनको अपने स्टेटस की पड़ी है, बच्चों की नहीं पड़ी है, स्टेटस की पड़ी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बच्चों के जिन पेरेंट्स को पड़ी है ना, वो अपने बच्चे के करियर के लिए वो ऑप्शन चुनेंगे जो बच्चा जिसमें आगे जा सकता है। आज अगर मैं किसी सोसाइटी में उठता बैठता हूँ और मुझे लगता है कि सोसाइटी में मेरा रुतबा तभी होगा जब मेरा बच्चा गोल्ड मेडल लेकर के आएगा,
तब मैं अपने बच्चे को प्रेशराइज करूंगा गोल्ड मेडल के लिए। इसीलिए सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। आज को लेटेस्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊं ना, अभी का 13,000 से 14,000 बच्चों ने, ये सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 13,000 से 14,000 बच्चे सिर्फ पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में पेरेंट्स का ये प्रेशर है ना, कितना खतरनाक है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं एक स्कूल का नाम नहीं लूंगा, एक स्कूल थी जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी, और एक 11 साल का बच्चा था। उसको डर था कि पेरेंट्स आएंगे, मेरी कंप्लेन होगी, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझे मारा जाएगा, घर पे डांट पड़ेगी। कैसे भी करके उसके दिमाग में आइडिया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल कैसे करवा दूँ। उस बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाए। अब पहले तो शक गया कि भाई किसी और ने किया होगा, पर इंक्वायरी में बाद में मालूम चला कि उस बच्चे ने किया था, और इस वजह से किया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाए। तो आज के पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है कि कितना डर बैठा दिया उन्होंने बच्चों के दिल में। और बच्चा अगर डरा हुआ रहेगा ना, अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, आने वाली जनरेशन में अगर बच्चा डरा रहेगा, बच्चा तरक्की नहीं कर सकते। भारत के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है ये। आज पेरेंट्स को क्या सोच समझने की जरूरत है, जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा होता है, तो वह बच्चों को बोलते हैं तुम मोबाइल नहीं देखोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। बच्चों की खास बात होती है, बच्चा कभी भी वो नहीं करता है जो उसको बोला जाता है। बच्चा वो करता है जो वो घर में होते हुए देखता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे, तो सबसे पहले आप घर में मोबाइल देखना बंद करो, बच्चा अपने आप बंद कर देगा। दूसरी चीज, बच्चा जब अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। तो बच्चे को ये पता लगता है कि जब मेरे अच्छा काम करूंगा तो मेरी तारीफ होगी, तो उसको डोपामिन मिलता है, और जब डोपामिन मिलता है तो उस डोपामिन के ओवरडोज के लिए और अच्छा काम करेगा वो। फिर एक दिन आपका बच्चा कुछ गलती करेगा या किसी चीज की जिद करेगा, गलती करेगा तो उसको सब प्यार से समझाओ, डांटो मत। और अगर वो जिद कर रहा है, इग्नोर कर दो, टोटली इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से क्या होगा, बच्चे को लगेगा 2-3 बार मैंने जिद की, मेरे पेरेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब डांटो भी मत, इग्नोर कर दो। अगर आपने डांटना शुरू कर दिया ना, तो फ्यूचर में उसको जब जब अटेंशन की जरूरत होगी वो जिद करना शुरू कर देगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर अटेंशन देंगे अगर मैं जिद करूंगा तो यहाँ पर इग्नोर कर दो। जब इग्नोर कर दो, बच्चे को मालूम चलेगा जब मैं जिद करता हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो बेटर जो अच्छा काम कर रहा हूँ वही बेटर है। और इससे बच्चा खुलेगा, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बोलेगा। जब वो प्रॉब्लम बोलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा, आप उसको सुधार सकते हो कि बेटा तू यहाँ पे गलत डायरेक्शन जा रहा है, ये नहीं करना है। बट बच्चा जब डरा रहेगा आपसे, आपको कभी वो अपनी हर बात आकर के डिस्कस ही नहीं करेगा। जब डिस्कस नहीं करेगा तो गलत रास्ते पे भी जा रहा होगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता लगेगा जब किसी दिन पुलिस वालों का फोन आएगा, कोई बड़ा गड़बड़ हो चुकी होगी या बड़ा कांड हो चुका होगा, और तब तक वो बच्चा आपके हाथ से इतना दूर जा चुका होगा कि अब आप उसको वापस नहीं ला पाओगे। तो अभी पेरेंट्स को ये सोचने समझने की बहुत जरूरत है आज के टाइम में। बट सर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स ने पूरी जिम्मेदारी स्कूल को दे दी है कि स्कूल वाले सब सिखाएंगे, बट किसी को वास्तव में ये पता नहीं चल रहा है कि सब कुछ घर से ही आता है। शर्मा जी है मेरे सोसाइटी में, तो उन्होंने पूछा यार अभिषेक जी मेरा बच्चा यार बार बार वो फ़ोन बहुत दिख रहा है, वॉशरूम में ले जाता है, अभी 5 साल का ही है वॉशरूम में। मैंने बोला आप भी ले जाते होगे? बोला हाँ ले जाता तो हूँ। मैंने कहा तो फिर आप छोड़ो ना पहले, सबसे पहले तो जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन वो भी छोड़ देगा। तो 1 महीने बाद मिले, बोले यार मेरा बच्चा फ़ोन ले जाना छोड़ दिया। मैंने बोला आपने छोड़ दिया क्या? तो बोले क्या मैंने भी छोड़ दिया। तो चीज़ें घर से देखता है आदमी, मतलब कोई बोलता है ना कुछ बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं वो आप घर में देख रहे हो। घर में कहीं ना किसी ने किसी को देखा होगा आपने, तब जाके वो सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट हुए हैं। क्योंकि बच्चे बोल देते हैं मम्मी आप भी तो ये कर रही थी, पापा आप भी तो ये कर रहे थे, तो मैं क्यों नहीं करता। एक वो गाली बोलते हैं ना, सिंपल सी हिंदी में तो सी से जो गाली निकलती है वो बोल ही देते हैं माँ बाप, किसी न किसी रूप में बोल देते हैं। कभी गाड़ी चला रहे होंगे तो बोल देंगे, पत्नी को बोल देंगे, और ये कॉमन है बिल्कुल। और वो एक दिन बच्चा बोल देता है आपके सामने, आपको लगता है कि इसने कहाँ से सीख लिया। बताओ सर, ऐसा तो माहौल चल रहा है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, तो आपके बारे में एक चीज़ निकल के आई कि आप स्टूडेंट्स को याद करवाते हो। आप भी तो सेम प्रोसेस ही कर रहे हो। नहीं, डिफरेंस है दोनों में। एक्चुअली क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है रट्टाफिकेशन, कि आप चीज़ों को रट लो। एक होता है किसी कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर उसको रिटेन करना। दोनों में डिफरेंस क्या वो मैं बताता हूँ। रट्टाफिकेशन में क्या होगा, जैसे आज मैं आपको बोलता हूँ अभिषेक जी गायत्री मंत्र आपको याद है, तो गायत्री मंत्र कईयों को याद है, मेजोरिटी लोगों को उसका मीनिंग ही नहीं पता। नहीं बताओगे क्यों? क्योंकि उन्होंने सब रट्टा मारा है, बराबर है। लेकिन हमारी जो टेक्निक है वो पूरी की पूरी न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्निक है। हमने ब्रेन जो होता ना, इसकी कुछ पावरफुल चीज़ें होती है, उनको यूज़ करके कुछ टेक्निक्स बनाई है। और वो टेक्निक्स जो होती है
उनसे कोई चीज़ तभी याद होगी जब कॉन्सेप्ट के साथ में पहले आप उस चीज़ को समझ चुके हो। तो हम रट्टा मारना नहीं सिखाते, हम क्या सिखाते हैं, आप कॉन्सेप्ट के साथ में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, चीज़ समझो, समझने के बाद में उसका फैक्ट समझो। अब आपके पास में 10-10 किताबें, 15-15 किताबें पढ़नी है आपको। आप सबका फैक्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट एग्ज़ाम के 3 घंटे में वो याद आना, उसको लिखना, वो बहुत मुश्किल और चैलेंज वाला काम होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। हमारा काम है उसको रिटेन करवाना, और उसके लिए हमने ब्रेन के जो आपके ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल साइंस होती है, तो बायोलॉजिकल साइंस तो बायो साइंस को और ब्रेन के कुछ रूल्स को, इन दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई है जिनसे चीज़ें रिटेन की जा सकती है। बट उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि किताब लेकर सिर्फ रटते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, हो जाएगा, नहीं। और एक और चीज़, रटने में आप 10 बार कोई चीज़ रटोगे तब जाकर के वो याद होगी। उसके आधे टाइम में हमारी जो टेक्निक्स डेवलप की हुई है, उन टेक्निक से याद हो जाएगी वो चीज़। मतलब आप लोगों ने टेक्निक डेवलप करी है। यस। मतलब सर आप तो टीचर हैं, हाँ। तो टीचर कैसे टेक्निक डेवलप कर सकता है? वो तो बता सकता है ना, फॉर्मूला बता सकता है। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, सबसे बड़ा रिसर्च करने वाला टीचर ही होता है, क्योंकि जब तक वो रिसर्च करना नहीं जानेगा वो टीचर बन ही नहीं पाएगा। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जीएसटी है। अब जीएसटी में अगर मैं किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो वो एक तो मैं बोलता हूँ कि जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, और दूसरा मैं उसके साथ में ये बताऊँ कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, तो वो सामने वाले को जल्दी याद होगा वो चीज़, कि वो उसका रीज़न, लॉजिक सब जानता है। तो मुझे इसके लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी, और बिना रिसर्च के मैं ये चीज़ बता नहीं सकता। तो टीचर सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं आज के टाइम में। महेश जी, एक छोटी सी बात और आ रही दिमाग में, मतलब अभी तो एआई का ज़माना आ गया, पूरा फुल एआई हो गया है। तो जैसे जीएसटी बनाना है किसी, मतलब किसी कंट्री को, मतलब टैक्स सिस्टम बनाना है, तो चैट जीपीटी पे जाके लिखेगा ना, ऐसा सॉलिड टैक्स सिस्टम बनाओ जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए, और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को वही सॉल्व करके आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर ला के दे देगा, ये जीएसटी का या फिर ये एक टैक्स सिस्टम है, और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये 35-40 की जो कमेटी बनाना, आईएएस ऑफिसर को रखना उसके अंदर, उनका दिमाग यूज़ करना। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, एआई कितना ही डेवलप हो जाए या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने भी आगे तक चले जाएँ, बट उसमें इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकते। बट जीएसटी में काय का इमोशन? इमोशंस की ज़रूरत है। आज जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जीएसटी, आप कभी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं हेल्थ केयर सर्विस वगैरह के लिए, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये इंसानों ने बनाया, तो उन्होंने सोचा कि यार एक गरीब आदमी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर उन पे जीएसटी का बर्डन डाल दिया जाएगा तो उनके लिए ट्रीटमेंट महँगा हो सकता है। ये एआई नहीं सोचेगा। सोच सकता सर, आज के टाइम पे तो पॉसिबल है। नहीं, एआई के लिए इसमें आपको खूब सारी कमांड डालनी पड़ेगी, हाँ। और जितनी कमांड डालोगे वो उतना ही काम कर पाएगा। तो उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जो उसके अंदर कमांड डाले, ये सब चीज़ें करे। तो उसमें भी एक गड़बड़ रहेगी कि आने वाले टाइम में कितनी कमांड आप किस हद तक डाल दोगे। आज जैसे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे छोटे-मोटे मिला करके नहीं करता भी 100 प्लस ऐसी सर्विसेज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्ज़म्प्ट किया। कोई सर्विस आज एग्ज़म्प्ट है, कल टैक्सेबल हो जाएगी। कोई कल टैक्सेबल है, परसों वापस एग्ज़म्प्ट हो जाएगी। ये डिसीज़न लिया जाता है कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कई बार पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। भाई कुर्सी बचानी है, तो हमको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे एआई के टाइम पे ये नहीं बोला जाता कुर्सी बचाने के लिए हमको कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए। तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एआई हेल्प करेगा, बट एआई चीज़ों को उस हिसाब से डेवलप नहीं कर सकता जिस हिसाब से कि ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर में नीड्स चेंज हो सकती है, उसको बार-बार बदलना करना। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में हम इतने एडवांस और टेक्नोलॉजी में माहिर हो चुके हैं कि टीचर की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, संस्कारों के लिए आज एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपकी अगर फैमिली में या मेरी फैमिली में बच्चे जब होते हैं, तो उनको संस्कार हम नहीं दे पाते, हमारे बुज़ुर्ग ही देते हैं आज की तारीख में भी। वो ही उनको बता पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हम तो सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को घर पहुँचते हैं। तो सेम ऐसी चीज़ें कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना, वो उसी हिसाब की डेवलप की हुई है। और एआई तो आज आया है, हमारे एंशिएंट टाइम की मेमोरी टेक्निक की टक्कर नहीं ले सकते एआई आज भी। उस टाइम में तो लिखने के लिए नहीं, सिर्फ बोल करके, सुन करके चीज़ें याद होनी चाहिए थी। तो वो सुनते थे, लिखते थे, दिमाग में बैठा लेते थे। सोचो उस वक़्त हम कितने डेवलप थे। ये तो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम आया है यहाँ पर, वो धीरे-धीरे हमारी जो ब्रेन है उसका कबाड़ा करना शुरू कर दिया। आज हमारे, आपको मैं बोलूँ, स्पेंड टाइम ब्रेन का एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश कम से कम 8 सेकंड तो रुकती है, हमारा ब्रेन तो 3-4 सेकंड में विवरिंग माइंड है, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, एकदम से एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता आज के टाइम में। रीज़न यही है कि हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया जो पुराना था। बट सर आज तो नया ज़माना आ गया है, मान लो कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एआई पे जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो आप एआई के खिलाफ हो या एआई के नहीं, साथ नहीं, नहीं, हैं? नहीं।
मैं एआई के खिलाफ नहीं हूँ। देखो टेक्नोलॉजी तो चाहिए आज के टाइम में। मैं चाहता हूँ कि एआई को आप अपनी प्रॉब्लम में सिर्फ़ हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत काम में लो, उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। अगर आप एआई पे टोटली डिपेंड हो गए, तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपका खुद का ब्रेन काम करना बंद कर देगा। डेड हो जाएगा। डेड नहीं होगा, बट काम करना बंद करने का मतलब ये हो जाए कि जितना यूज़ होना चाहिए उतना यूज़ नहीं हो पाएगा। आज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोविड के बाद से बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है ये चीज़? कोविड के बाद से बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, उनकी मेमोरी कमज़ोर होने लगी है। उसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि जब बच्चा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड होने लग गया, तो आजकल के सारे लेक्चर ऑनलाइन मिलने लग गए। अब बच्चा हर टाइम मोबाइल पे रहता है, गेम भी मोबाइल पे। पहले तो गेम खेलने के लिए बच्चे दोस्तों के साथ बाहर तो जाते थे मैदान में। आप और हमने तो क्रिकेट खेले हैं मैदान के अंदर जाकर, गुल्ली डंडे भी खेले हैं। लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो सिर्फ मोबाइल पे गेम खेलेंगे, मोबाइल से बाहर निकलते ही नहीं है। ना उनका जो मानसिक विकास है वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। अब मोबाइल में से एक रेज निकलती है ब्लू कलर की, वो रेज होती है ना, वो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन जो होता है ना, उसको डिसरप्ट करती है। अब मेलाटोनिन क्या होता है? वो आपके नींद के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और नींद में आपका जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना ब्रेन का, वो काम करता है। तो कुछ ऐसे एमिलोइड बीटा नाम के सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्रेन को जो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी मेमोरी को कमजोर करते हैं। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जिसको हम हार्ड डिस्क बोल सकते हैं ब्रेन की, उसको डैमेज करता है। तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? नींद में काम करता है, और ये उनको क्लीन करने का काम करता है, फ्लैश आउट करता है उन सब्सटेंस को, जिससे वो हिप्पोकैम्पस को डैमेज ना करे। अब जब हम मोबाइल देखते रहते हैं तो उससे जो ब्लू रे से मेलाटोनिन डिसरप्ट होता है, तो हमारी नींद जो होती है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है तो वो हिप्पोकैम्पस डैमेज हो रहा होता है, बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं। उनका आप देखो ना, पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, उनका पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है सुसाइड करने लग जाते हैं आज के टाइम में बच्चे, और घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। ये सब इतनी साइड इफ़ेक्ट इन्हीं सब चीज़ों के, ओवर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी। थोड़ा-सी और मतलब देखो सर, मैं अगर आपसे सवाल करूँ तो आप बुरा मत मानना इन चीज़ों का, बिकॉज़ क्योंकि सवाल जेन्युइन सवाल आ रहे हैं एकदम से, कि मान लो आपने बोला कि एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है या फिर टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट नहीं होना है, कंप्लीट मतलब 50 मान लो कि अपन डिपेंडेंट भी है। सो आपके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि लोग नया आविष्कार नहीं कर पाएँगे, कि अगर अगर एआई पे डिपेंडेंट है तो। बट आप सैम ऑल्टमैन की बात करो, तो उन्होंने तो एआई बना दिया पूरा, मतलब आविष्कार तो किया ही नया। आज और नया आविष्कार करेंगे, एरोप्लेन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तब भी लोग अगर एआई से अगर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी नया आविष्कार तो हो ही रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा नया आविष्कार नहीं कर पाएगा या नई थिंकिंग नहीं कर पाएगा अगर डिपेंडेंट हो गया तो। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एआई बनाओ, डेवलप करो, बट उस पे इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आप अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना बंद कर दो। क्या लोग हो रहे हैं? आपने ऐसा यस, नोटिस किया बिल्कुल, है? बिल्कुल हो रहे हैं। आज के टाइम में आप देखो ना कि छोटी सी कैलकुलेशन आप किसी को भी दो, वो फटाक से कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप कैलकुलेशन बोलते थे, लोग दिमाग में ही अपनी कैलकुलेट करना शुरू कर देते। क्यों? वो ब्रेन को यूज़ करते थे। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा तेज़ वो चलेगा, और जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आपके जो कह रहे हैं आप इन्वेंशन, वो इन्वेंशन भी उसी से होंगे। तो उसको करने के लिए भी ब्रेन की ज़रूरत है। आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, कभी आप देखना, इन साइंटिस्ट से पूछना, ये खुद मेडिटेशन करते हैं, ये खुद योगा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको मालूम है कि हमको ब्रेन चलाना है, ब्रेन को डेवलप करना है। ये खुद ब्रेन को यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरा ये कहने का मतलब है आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का। बट सिंपल कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश करो। उसके लिए आप उस पे डिपेंड मत हो जाओ। नहीं तो फिर आपका ब्रेन धीरे-धीरे ना कम होता जाएगा। मतलब उतना तेज़ नहीं हो पाएगा जितना इसको तेज़ बनाया जा सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। हम हमारे ब्रेन का कितना परसेंट हिस्सा यूज़ करते हैं? एक सामान्य आदमी 1 से 2% हिस्सा यूज़ करता है, और जो जीनियस होते हैं वो 7-8% तक जाते हैं। जस्ट इमेजिन जिस दिन 100% ब्रेन यूज़ हो गया, उस दिन क्या होगा? हम कभी डेवलप ही नहीं कर पा रहे इसको, उस लेवल। ये ब्रेन हमारे ऋषि मुनियों का हुआ करता था, इस लेवल का। तो वहाँ तक अगर हमको जाना तो हमको ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी की बात सब कर रहे हैं ना, पर बताता कोई नहीं कि मेडिटेशन भी करना चाहिए, आपके दिमाग को शांत रखना चाहिए, दिमाग को बढ़ाना चाहिए, इस पे बात नहीं करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप यूट्यूबर हैं, आप मेरी इस चीज़ को समझ पाएँगे। आज बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, वो अच्छी-अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आप उनसे जाकर के अगर कभी डिस्कस करेंगे ना, तो वो एक चीज़ बोलेंगे कि हम एआई की हेल्प लेते हैं स्क्रिप्ट के लिए, बट स्क्रिप्ट एआई वाली नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ हेल्प लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएँ, कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। देन वो खुद उसको डेवलप करते हैं। हमारे यूट्यूब का एल्गोरिदम भी उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा जो पूरा एआई बेस रहता है। बराबर, और पूरा एआई बेस भी आप बोलोगे ना तो लोगों को भी बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो एआई नहीं ला सकता है।
मतलब एक फ्लो बनता है, मतलब एक तो सवाल हो गया कि आप कैसे हैं सर, क्या हाल है सर, कैसे हैं सर, वो फ़र्क हो गया। तो वो ह्यूमन कनेक्ट कर लेता है। तो फिर एक बात बताओ, अगर कोई माँ बाप अगर अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए कोई एक स्टेटमेंट बताओ ना कि भैया उसके बच्चे को याद नहीं होता है, होशियार बहुत है, आता सब है घर में, मतलब ये सब बातें कर लेगा, बता देगा, ये बता देगी, हर चीज़ बता देगी, पर एग्जाम की जैसे ही बात आती है तो नंबर तुरंत कम हो जाते हैं कि भैया कि बच्चा बोलता है कि यार मैं उस टाइम मेरे को याद नहीं आया तो मैं लिख नहीं पाया। तो उनके लिए क्या सजेशन है, क्या टेक्निक ऐसी जिसके कारण ये सब सही हो सके? देखो सर, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अक्सर क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम के अंदर बच्चा नहीं लिखने का एक कारण होता है प्रेशर। वो प्रेशर के अंदर रहता है। आपने हमारे पूर्वजों से एक बात सुनी होगी कि जब कभी भी हम टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तब कभी कोई डिसीज़न नहीं लेने का, या गुस्से में होते हैं तो कोई डिसीज़न नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का? उसके पीछे का कारण उस वक़्त हमारा ब्रेन जो होता है, उसके ऊपर जो लॉजिकल ब्रेन होता है, उस पे इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है उस टाइम पर। इमोशनल ब्रेन को हम बोलते हैं एमिग्डाला, साइंस की लैंग्वेज में, वो हावी हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम प्रॉपर सोच समझ नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, आप घर से कोई चीज़ पढ़ कर के आए थे और आप आंसर लिख रहे हैं, लिखते-लिखते आप एकदम से अटक गए कहीं पे, आपको लगता है यार कुछ तो पढ़ा था मैंने, कुछ तो पढ़ा था, और हमको लगता है कि यार ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, ये चीज़ें याद नहीं हो रही है। वो जैसे ही बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसको आंसर क्लिक हो जाता है, अरे यार! ये तो मुझे आता था, कल ही तो पढ़ा था इसको मैंने। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा होता है। उसके पीछे यही एक तरीका है, प्रेशर की सिचुएशन में वो चीज़ों को लॉजिकल ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एमिग्डाला हावी होना, इससे बचने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आपको क्या करने का, आँख बंद करके कुछ टाइम के लिए उस एनवायरनमेंट में चले जाओ जिस एनवायरनमेंट में बैठ कर के आपने वो आंसर पढ़ा था। हो सकता है आपके घर का कोई कमरा हो, टेबल के ऊपर घड़ी रखी हुई हो, पानी का ग्लास था, आपने बुक खोली, आपने लेफ्ट पेज पे कुछ पढ़ा। अगर आपने उस वक़्त पेज नंबर भी देखे होंगे ना, वो भी एग्ज़ाम में याद आ जाएगा आपको। उसका कारण क्या है कि आपने अपने ब्रेन के अंदर वहाँ का एनवायरनमेंट जो घबराहट वाला एनवायरनमेंट था, उसको ब्रेन में बदल दिया। ब्रेन में बदलने से वापस आपका लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन पे हावी होना शुरू हो जाता है उस टाइम पर, और चीज़ वो क्लिक हो जाती है। इस चीज़ को हम जनरली हमारी एक टेक्निक में भी यूज़ करते हैं। ये टेक्निक कौन-सी टेक्निक होती है, जब कभी भी कोई चीज़ अपन रख कर के भूल जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम घर पे आते हैं, कहीं पे चाबी रख दी, फ़ोन रख दिया, फिर हम कहीं गए रूम में, फिर याद आ रहा है यार चाबी कहाँ पर है, फ़ोन नहीं मिल रहा है। अक्सर ये हमारे साथ में होता है। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद करो और पूरा सीन अपने दिमाग में रिक्रिएट करो। आप रूम के अंदर एंटर हुए थे, आप घर में एंटर हुए थे, फिर आपने क्या-क्या एक्टिविटी की। एक पल के लिए ब्रेन आपको हिंट देगा कि आपके हाथ ने उस जगह पे कोई हरकत की थी, और मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं पे आपका मोबाइल या चाबी मिल जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, रिक्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, हमारा लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करके इमोशनल ब्रेन पे वापस हावी कर रहे हैं उसको। राइट, बट सर ये बड़ा कोई एडल्ट आदमी एडल्ट है तो वो तो ये चीज़ समझ पा रहा है, ठीक है, बट अब जैसे 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको ये सब बोलना और समझाना अपने आप में एक तो टफ टास्क है ना। जैसे अपन एक बात, अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी पेरेंट्स देख रहे होंगे इस चीज़ को, अब बोलेंगे मेरा बच्चा तो 6-7 साल का, उसको मैं कैसे बताऊं, कैसे याद कराऊं, तो उनके लिए तो चैलेंज हो गया, तो उनको तो समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें और उनके लिए पॉडकास्ट वेस्ट हो जाएगा। तो उसको कैसे आसान बनाए? उनके लिए काम की चीज़ बताता हूँ मैं। अगर जैसे पेरेंट्स को जनरली क्या होता है, बच्चों से फ़ॉर्मूले याद नहीं होते हैं। मैथ्स का फ़ॉर्मूला हो गया, साइंस के फ़ॉर्मूले हो गए। उनको बोलो कि आप अगर किसी फ़ॉर्मूले को, आपका बच्चा अगर राइटी है और किसी फ़ॉर्मूले को राइट हैंड से लिखता है, उसको 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड से लिखने को बोलो। और अगर वो लेफ्टी है, उसको 2 टाइम्स राइट हैंड से लिखने को बोलो, उसको फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा। पक्का याद हो जाएगा? पक्का याद हो नहीं जाएगा। याद होगा ट्राई तो कमेंट में लिख देंगे सब लोग। नहीं, 100% होगा। मैंने आपको क्या बोला, 2 टाइम्स। हो तो एक बार में ही जाएगा उसको। हाँ। 2 टाइम्स तो मैंने खुद को सेव करने के लिए बोला है कि मान लो नहीं हो तो एक बार दूसरी बार में तो हो ही जाएगा। उसके लिए उसके पीछे का साइंस है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हर टेक्निक के पीछे साइंस है। क्या साइंस है मैं बताता हूँ आपको। हमारा ब्रेन कोई भी, मैंने कहा ना, अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस करता है। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जैसे मेरा ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो मेरी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि कभी यूँ बोला जाता है कि अरे यार उसकी लेफ्ट बॉडी पे लकवा मार गया। वो लकवा लेफ्ट बॉडी पे नहीं, वो राइट हेमिस्फीयर पे स्ट्रोक आया। तो लेफ्ट बॉडी को वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा बॉडी को इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन ही देता है क्या करना है और कैसे करना है। वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही नहीं हो रही है वहाँ पर। अब मैं जैसे राइटी हूँ, तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत स्ट्रांग है। अब अगर मैं कभी भी, बचपन से मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ, आप नोटिस करना, आप मुझे कोई चीज़ डिक्टेट कर रहे हैं, मैं उसको लिखते जा रहा हूँ। अब मेरे ब्रेन में कुछ भी चल रहा हो, बट मैं लिखूँगा सही, गलत नहीं लिखूँगा। जैसे मेरे साथ हो रहा है। हाँ, तो लिखा आदमी सही लिखता सही है, लेकिन वही चीज़ आप लेफ्ट हैंड से लिखो, नहीं लिख पाओगे।
क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन के साथ में उतना था ही नहीं कभी। अब यहाँ पर मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वो एकदम से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। और जब कभी भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है उस टाइम पर, और वो पूरा फोकस उस चीज पे डाल देगा, और पूरे फोकस के साथ जो भी चीज होती है ना वो याद हो जाती है। ये फोकस क्रिएट कर देता है हमारा, इसके लिए याद हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी लिखने वाला महान है कि उसको समझने वाला महान है, वो बता। अगर मैं बोलूं तो जीएसटी समझाने वाला महान है आज के टाइम में तो सही मायने में। उसका कारण क्या है कि जीएसटी लिखने वालों ने लिख दी, तो उन्होंने भी प्रोविजन बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लिए। मैं आपको बता दूं, काफी सारी कमिटीज बनाई गई थी, बाकायदा एक जीएसटी एक्ट, जो हम कहते हैं ना, कहने में इतना आसान है जीएसटी, ये जीएसटी को लाने के लिए 35 एक्ट बनाने पड़े थे, और 35 एक्ट के बाद में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। इसके 2 ड्राफ्ट रेडी हुए थे। देन उसके बाद में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको पढ़ना और समझना ये अपने आप में एक चैलेंज था। तो उस वक्त उन लोगों ने हेल्प की जो इस चीज को समझते थे, और उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू किया पब्लिक को, कि पब्लिक को ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से समझाने वाला जो है वो एट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो मुझे बताओ कि सर, एक कंपैरिजन करते हैं, जैसे एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, दूसरा एक बच्चा बहुत टॉपर है, और उसको बोला जाता है देखिए टॉपर है, टॉपर है, टॉपर है, तब उसको बच्चे को खुद से नफरत होने लग जाती है, वो पढ़ाई से नफरत करता है। इस चीज को कैसे पहचाने? एक्चुअली क्या होता है, ये कंपैरिजन करने की जो प्रथा है ना वही गलत है। मेरे को मेरे सर ने बताया था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लास में एक लड़की थी जो टॉपर थी, मैं उससे खुद को कंपेयर करता था, मुझे इससे ज़्यादा लाख मार्क्स लाने, इससे ज़्यादा लाने। अब 10th में तो 48 थे। आप बिलीव नहीं करोगे, कॉमर्स के अंदर जब मैंने कुछ सब्जेक्ट मिला था, तो कॉमर्स सब्जेक्ट मेरे हक का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे दिया गया सब्जेक्ट है। मुझे आर्ट्स में शिफ्ट कर रहे थे, मैंने कहा मैडम कम से कम कॉमर्स दे दो, क्योंकि आर्ट्स जो है हिस्ट्री वगैरह पता नहीं, याद होगी नहीं होगी, समझ में आएगी नहीं आएगी, प्लीज़ कॉमर्स दे दो आप मुझे। तब उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई कि अगर तेरे फर्स्ट डिवीजन से कम मार्क्स आए क्वार्टरली एग्जाम में तो तुम्हारे को जो आर्ट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं फिर धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तो मेरे क्लास की एक टॉपर थी, मैं हमेशा उससे कंपेयर करता था, मुझे इस टॉपर को पीछे छोड़ना है, इस टॉपर को पीछे छोड़ना है। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, महेश गौड़, उसके जैसा कभी तू नहीं बन पाएगा और तेरी जैसी कभी वो नहीं बन पाएगी। हम अगर किसी से खुद को या हमारे बच्चे को कंपेयर करते ना, तो हम खुद की या हमारे बच्चे की इंसल्ट करते हैं। सब में भगवान एक यूनिक क्वालिटी दे रखी है, उसको उस यूनिक क्वालिटी को पहचानने दो, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाओ। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बस पहले मैं आपको ये आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि आपने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो क्या, तो बच्चा इससे हीन भावना का शिकार हो जाता है। बच्चे को क्या लगने लगता है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं यूजलेस हूँ इस दुनिया के लिए, शायद मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्यों मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, जो चीजें चाहिए वो चीज मैं नहीं दे पा रहा हूँ सोसाइटी को, घर वालों को, पेरेंट्स को, और वो हीन भावना का शिकार होता है, और कई बार सुसाइड टेंडेंसी भी पनपने लग जाती है उनके अंदर। तो ये उनके लिए भी नुकसानदायक है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी नुकसानदायक है। एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रही है, एक बार एक महात्मा जा रहे थे, फिक्टिशियस कहानी बट मीनिंग बहुत गहरा है। एक महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने कौवे को देखा, कौवा बड़ा उदास था। बोले भाई तू उदास क्यों बैठा, क्या हुआ? बोले क्या जिंदगी है, जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, इससे अच्छा तो सुसाइड कर लो। बोले हुआ क्या? बोले एक तो ऊपर वाले ने शक्ल दी, एक काली कलूटी, आवाज दी इतनी कर्कश, हर कोई आदमी नफरत करता है, कोई खाने को दाने भी नहीं देते, कबूतर चिड़ियों को दाने तो देते हैं, हमको तो खाली श्राद्ध में पूछा जाता है, उसके अलावा कोई पूछता भी नहीं हमारे को। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। तो बोले तो तुझे क्या चाहिए, किसके जैसी जिंदगी चाहिए? बोले जिंदगी तो हंस के जैसी होनी चाहिए। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है। वो ऋषि मुनि बोलते हैं कि एक काम कर, पहले हंस से जाकर के पूछ ले कि वो अपनी जिंदगी से खुश है क्या, तो मैं वैसी जिंदगी दे देता हूँ तुझे। वो हंस के पास में था, तो हंस हंस भाई। बोले क्या? बोले यार तेरी लाइफ कितनी मस्त और मजेदार है, इतना खूबसूरत, बढ़िया, सुराईदार तेरी गर्दन है, दिखने में इतना अच्छा है, सब लोग प्यार करते हैं तुझे। बोले काहे की जिंदगी, कलर भगवान ने दिया विधवा वाला, हर टाइम उदास बैठा रहता हूँ, लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, सब लोग आकर के देखते रहते, छेड़ते रहते मुझे यहाँ पर बैठ करके, चैन से कोई प्राइवेसी टाइम ही नहीं है, मैं प्राइवेट टाइम नहीं स्पेंड कर सकता हूँ अपनी हंसनी के साथ में, ऐसी जिंदगी किस काम की? बोले तो लाइफ किसकी अच्छी है? बोले तोते की। कितना खूबसूरत और कितना मीठा बोलता है। दोनों जाते तोते के पास में कि भाई उससे भी पूछ लेते हैं। एक पेड़ के चारों तरफ 3-4 चक्कर काट रहे होते हैं, तोता दिखता नहीं। फिर एकदम से एक आवाज आती है, भाई किसको ढूंढ रहे हो? तो बोले भाई तोते तुझे ही ढूंढ रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले तेरी लाइफ कितनी अच्छी है। बोले काय की अच्छी है? कलर दिया भगवान ने हरा, पेड़ के अंदर यहीं पे बैठा था डाली पर, 4 तुमने चक्कर काट ली फिर भी तुमको दिखा नहीं, ऐसे कलर का क्या अचार डालूंगा? और आवाज तुम कह रहे हो इतनी प्यारी है, लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं, आजादी छीन गई मेरी तो, और तुम कह रहे हो कि मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो बोले तो फिर जिंदगी अच्छी किसकी है? बोले मोर की। तीनों जने जाते हैं मोर के पास में और बोलते अगर मोर की लाइफ अच्छी है तो अपन सब बोलेंगे हमको मोर बना दो।
महात्मा जी को जाकर के, मोर के पास जाते, मोर यार क्या लाइफ है तेरी, कितना खूबसूरत दिखता है, अरे तू तो नेशनल बर्ड है इंडिया का, और क्या चाहिए तुझे, ऐसी जिंदगी चाहिए। मोर बोलता है शांति से आवाज सुनो, कुछ आवाज आती पैरों की चलने की, बोले ये शिकारी की आवाज है जो मेरा शिकार करने आ रहा है, हर वक्त जान का खतरा बना रहता है, ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाता हूं मैं, भारी पंख है मेरे, कितने बदसूरत पैर है मेरे, ऐसी जिंदगी किस काम की। तो बोले तो फिर जिंदगी अच्छी किसकी है, तो मोर बोलता अबे बेवकूफ गधे, कौवे तेरी जिंदगी सबसे अच्छी है, ना तुझे कोई पकड़ सकता है, ना कोई तुझे बंदी बनाएगा, ना तुझे कोई पिंजरे में रखेगा, आजाद घूम सकता है, तेरी लाइफ से अच्छी लाइफ तो किसी की हो ही नहीं सकती है। तब लोगों को लगता कि अरे यार, को लगता बात तो सही है, यही हम सबके साथ में है, हम सबके सामने यूनिक टैलेंट है, हमारे अंदर एक यूनिक टैलेंट है, हम उसको अगर निखारें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट हम कंपेयर करते दूसरों से, हमको क्यों लगता हम कुछ भी नहीं, सामने वाला जो है, जिस दिन ये कंपैरिजन वाली दौड़ खत्म हो जाएगी ना, हर कोई अपने हुनर को पहचानेगा और आगे बढ़ेगा। एब्सोल्युटली सर, कितनी बढ़िया बात है ना। मतलब अगर एक ही प्रोफेशन और एक ही प्रोफेशन में अगर 1000 आदमी भी है, बट सबकी ज़िंदगी अलग है, पर ये कोई समझ नहीं पा रहा, फिर भी उसको लगती है सामने वाले की ज़िंदगी बढ़िया है। अब आप देखो ना, क्रिकेट है, उसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, विराट कोहली भी थे और युवराज सिंह भी थे। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अगर महान प्लेयर है तो 6 छक्के क्यों नहीं मारे एक ओवर में, और युवराज सिंह अगर महान प्लेयर थे तो उनके जितने रन और उनके जितने सेंचुरी क्यों नहीं मारी, क्योंकि तीनों में एक अलग टैलेंट था, एक अलग तरीका था, इन्होंने अपने टैलेंट के हिसाब से अपना खेल खेला, तो आज तीनों अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंची है। वैसा अब एक बात बताओ सर, पूरी दुनिया बादाम खिलाती है, अब आपकी टेक्निक नहीं सीखे और रोज़ 5 बादाम भिगो के अगर खिलाए सुबह, वो भी छिलके उतार के, तो क्या ब्रेन की मेमोरी बढ़ जाएगी? मैं किसी भी बादाम की कंपनी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता यहाँ पर, बट मैं आपको ये बोलूंगा, बादाम खाने से अगर मेमोरी बढ़ती तो आज हर बच्चा टॉपर होता हर फील्ड के अंदर। क्योंकि 5 बादाम तो सब खिला सकते हैं। हाँ, वो तो आराम से, और मैं खुद खाता हूँ, मेरे घर में खाते हैं। मेरे अब जैसे, अब मैंने जितनी डिग्री ली है, जरूर थोड़ी है कि मेरे जो भाई है वो भी उतनी डिग्रियां ले, वो मुझसे भी ज़्यादा जा सकते हैं आगे, तो कोई मुझसे भी पीछे रह सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन और डिसिप्लिन पर। बिना डेडिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं। आज मेरी मेमोरी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे बच्चे सीखते हैं, उनमें से कई विद पेज नंबर बुक याद कर लेते हैं, उनके वीडियोस भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरे कई और भी जो है यूट्यूबर, उनके यूट्यूब चैनल पे भी उनके वीडियोस है कि बच्चों ने विद पेज नंबर मेरी टेक्निक से बुक याद की। बट हर कोई नहीं करता, क्यों? क्योंकि टेक्निक्स मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ, जब तक आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगी। और प्रैक्टिस में जो ला रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और जो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहा है वो नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारी टेक्निक क्या है, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा देता हूँ अभिषेक जी। मैं गाड़ी के पहले दिन ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, मैंने बोल दिया ऐसे चाबी लगाई जाती है, ये एस्केलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, सब कुछ सिखा दिया। और 2-3 दिन मैंने चलाई, फिर आपसे चलवाई, मैं बाजू में बैठा रहा, आप चला रहे थे, 15 दिन में आप चलाना सीख गए। बट आप मुझे बताइए कि 15 दिन बाद में आप उस गाड़ी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोड पे भगा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रेगुलर चलाएँगे, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस चीज़ को यूज़्ड टू हो जाओगे। फिर आप अगर कॉन्शियस भी नहीं रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है, सबकॉन्शियस माइंड, वही आपकी गाड़ी चला देगा। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, दिमाग में कोई भी थॉट चल रहा होगा तो, कोई सामने आ गया, ब्रेक लग जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? प्रैक्टिस। तो ये टेक्निक भी वैसी कि प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मेरे ये नहीं है, अगर कोई ये बोलते हैं ना मुझे कोर्स खरीदने से पहले, आप देखेंगे हम उसमें लिखते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 15 घंटे का कोर्स करते ही आप महेश गौड़ बन जाएंगे, या आप दूसरे मेमोरी मैन या तीसरे मेमोरी मैन बन जाएंगे, या आप 15 घंटे के बाद में जैसे आज कोर्स देखना शुरू किया, कल तक कोर्स खत्म और परसों से बुक पूरी विद पेज नंबर याद हो गई, नहीं पॉसिबल है ऐसा। डेडिकेशन देना पड़ेगा, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग के लिए हम चीज़ें बताते हैं वैसे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2-3 महीने की प्रैक्टिस होती है। कोर्स तो 15 घंटे का ही है हमारा, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 महीना, 4 महीना होता है। 2-3 महीने, 4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद लोगों के ये रिव्यू है कि हम बैठे-बैठे ऑटोमेटिक वो टेक्निक इंप्लीमेंट हो जाती है, चीज़ें याद हो रही है हमारे को। मतलब कोई जैसे, मतलब कोई मैथ्स में किसी को कुछ नहीं आ रहा और आपने वो टेक्निक सिखा दी, तो वो मैथ्स पूरी किताब में एकदम 100 आउट ऑफ 100? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथ्स में अगर किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है, उसके पास उसने लॉजिकली कोई चीज़ सीखी नहीं है, फैक्ट के साथ कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है, वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा वहाँ पर। हमारी टेक्निक पढ़ी हुई चीज़ों को रिटेन करवाती है कि एग्जाम में क्लिक हो जाए और आपके ब्रेन में याद रहेगी वो आपको, ना कि कॉन्सेप्ट समझाती है। कॉन्सेप्ट तो आपको आपका प्रोफेसर और सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही समझा पाएगा, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद चीज़ें, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती है, और उन 3 घंटे में एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं होती है। वहाँ पे हमारी टेक्निक काम में आती है। बहुत बढ़िया सर।
एक बात बताओ, जैसे मैं पेपर लेके बैठता हूँ, फिर मैं सवाल देखता हूँ, फिर मैं बार रिकॉल करता हूँ, कुछ चीज़ें याद होती है, कुछ याद नहीं होती है, तो मुझे ऐसे कोई टेक्निक बताओ ना कि मैं अगर कोई क्वेश्चन देखूँ ऐसे सिंपल देख के ऐसे देख लूँ, एक बार समझ में आ जाए तुरंत आप वो पूछ लूँ और बिना मेरे पेपर देखे आप सारे हाँ, या तो बिना पेपर देखे ही कि मैं पेपर देखने की जरूरत है ना। कि मेरे को सब याद हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए मेरे दिमाग में। कैसे करेंगे सर? एक अपन लाइव कर सकते हैं? ये एक लाइव में बता सकता हूँ बट वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, और मैं फिर भी आप उसको ट्राई करना, बट आपके लिए काम की रहेगी। मेरे लिए नहीं, मतलब ये पूरा जितना भी पॉडकास्टर्स है जितने सबके भी लिए वैल्यूएबल थिंग्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस टेक्निक को जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको और डिटेल में देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोस डाले हैं मैंने इस टेक्निक के। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीजें होती है जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी याद है हमें, और सीक्वेंस में याद है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस में याद है, आप उसकी हेल्प से उसके साथ में इन चीजों को एसोसिएट करके चीजें याद कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ी थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फॉक्स, जी फॉर जिराफ, ये सब हमको आज भी याद है। आपको क्या करना, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको पहले अल्फाबेट में जो पॉइंट पढ़ा था उसके साथ एसोसिएट कर लीजिए। जैसे आप एक बार के लिए मुझे बोलिए पहला क्वेश्चन क्या आपका। तो सर बचपन में हमने सुना था कि मतलब दुनिया में हर चीज़ मतलब जितनी यूज़ करो उतनी घटती है, बट दिमाग को जितना यूज़ करो उतना बढ़ता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बचपन में हमने सुना था कि दिमाग को कोई भी चीज यूज करता है तो घटती है और दिमाग को यूज करने पे बढ़ता है। अब यहाँ पे ऐसे एप्पल है, वो सीक्वेंस में आपको याद है, आप एप्पल के साथ में इस पॉइंट को एसोसिएट कर लो। जैसे एप्पल और इस क्वेश्चन को एसोसिएट करो कि एप्पल जो है हम जितना खाते हैं घटता है, बट हमारा दिमाग उस टाइम पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये पॉइंट को एक फनी मूवमेंट से आप एसोसिएट कर लो, एक कॉमेडी तरह से। वैसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा उसको बी फॉर बॉल, बॉल से एसोसिएट कर लो। फिर तीसरा वाले को सी फॉर कैट से एसोसिएट कर लो। अब इससे होगा क्या कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी, आपको सिर्फ याद रखना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जैसे एप्पल याद आएगा ऑटोमेटिक आपको क्लिक होगा कि एप्पल घट रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, अच्छा क्वेश्चन समझ गया क्या पूछना है मुझे, और आप उस क्वेश्चन को फिर अपने हिसाब से पूछ सकते हैं वहां पर। बराबर है वैसा। अब ये जो चीजें होती है ना, इस चीजों में इस टेक्निक को हम बोलते हैं एसोसिएशन टेक्निक। इसमें आपकी दिमाग में कोई चीजें ऑलरेडी फिट है, उसके साथ आप किसी और चीज को एसोसिएट कर दो जो आपको याद रखनी हो, तो वो चीजें ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से आप रेगुलर रोज जाते हैं। अब रोज जाते हैं, वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ गया, बराबर है। फिर किसी दिन आप एक अनजान रास्ते से जा रहे हैं, सडनली उस रास्ते पे एक इंसिडेंस आप देखते हैं जो अनएक्सपेक्टेड था। मान लो कोई बंदर आया, आकर के उसने वहां पे हंगामा मचा दिया, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया आपने। ब्रेन कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो होती है या कोई ऐसी चीज जिसमें इमोशंस कनेक्ट होते हैं उसको याद बहुत जल्दी रखता है। वहां पे अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, अब आप 10 साल बाद उस रास्ते से जाना, जब उस जगह पे पहुंचोगे ना ऑटोमेटिक आपको वो इंसिडेंट्स आपका ब्रेन याद दिला देगा, बराबर है। जबकि आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो याद दिला रहा है। ये एसोसिएशन मेथड की वजह से होता है कि उस जगह से वो चीज कनेक्ट हो चुकी है। तो ये भी हमारे जो 27 टेक्निक्स है उनमें से एक टेक्निक ये भी है जिनसे चीजें याद होती है। पर याद करने के लिए पहले वो 27 टेक्निक सीखनी पड़ेगी, फिर ईजी हो जाएगा। फिर इजी हो जाएगा, फिर तो हर चीज इजी हो जाएगी। बट आज का जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 टेक्निक 3 टेक्निक में हो नहीं जाएगी। तो मैं आप तो मैं तो जैसे आपने टेक्निक बताई ना, मुझे पता नहीं है, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ तो बेस्ट ये चीज है। पर ए फॉर एप्पल से नहीं करता हूँ, बट कोई रिलेटेबल चीज से याद करता हूँ कि उसको कि ये रिलेटेबल चीज मेरे को इनसे पूछनी है। हाँ। अब जैसे मेरे को एक चीज याद आ रही है इसके अंदर कि मूवीज जब देखते हैं वो याद हो जाती है, पता नहीं कैसे याद हो जाती है, एक एक सीन याद हो जाता है, गाना सुनते हैं थोड़े ही दिन में याद हो जाता है। जैसे मेरी बेटी है 10 साल की, मैंने कहा यार तो वो गाने बड़े याद हो रहे हैं, मैं तेरे को 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा याद करा रहा हूँ पिछले 4 साल से, तुम क्या करते हो, याद क्यों नहीं कर रही हो? बोले पापा याद हो जाता है, बार बार भूल जाते हैं। हाँ, उसका कारण है, मैंने जैसे आपको बताया ना, ब्रेन जो है ना, ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन के यहाँ पे सेंटर में थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। वो हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क है। वो उसी चीज को स्टोर करेगा जो चीज उसको लगेगी कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब उसको लगेगी कि इंपॉर्टेंट, हमको लगेगी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लगनी चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसको कौन सी चीज लगेगी इंपॉर्टेंट? अब हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको एग्जाम देना है, हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट वो उसको नहीं लग रही है, तो उसको कैसे लगेगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन अलग अलग सेंसेस से या किसी इमोशंस के साथ में या अलग अलग रेगुलर इंटरवल से ब्रेन को दी जाती है, तो ब्रेन को लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप मूवी देखने जाते हैं तो आपके पास दिमाग में थॉट प्रोसेस नहीं होता कि मुझे मूवी याद रखनी है। आप तो नॉर्मली एंजॉय करने के लिए जाते हैं, आप गए वहाँ पे, आप मूवी देख रहे हैं, तो आपकी आंखें जो होती है ना, वो उस मूवी को, उस स्क्रीन को देखकर हीरो क्या कर रहा है, हीरोइंस क्या कर रही है, विलेन क्या कर रहा है, और वो एक इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भेज रही है।
उनके डायलॉग सुने जाते हैं, डायलॉग कान के थ्रू आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, मतलब 2 सेंसेस एक ही इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे रही है। अब उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ जाता है। हीरो अगर दुखी है तो आप भी थोड़े से दुखी हो जाओगे, हीरो खुश है तो आप भी खुश हो जाओगे, तो वो इमोशंस भी जा रहे हैं ब्रेन के साथ में। तो हिप्पोकैम्पस को लग रहा है कि यार अलग-अलग सेंसेस से एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें भी इमोशनल इतना स्ट्रांगली कनेक्ट है, काम की चीज़ है, सेव करो इसको। अब जब हम पढ़ने बैठते हैं, किताब भी ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरी की पूरी काले शब्द में लिखी हुई, व्हाइट पेपर पे लिखी हुई, अब उसमें ना कोई इमोशंस क्रिएट हो रहा, ना कुछ चीज़ें क्रिएट हो पा रही है, तो वो चीज़ याद होना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो टेक्निक्स है, उसमें हमने यही किया है कि उस ब्लैक एंड व्हाइट में इमोशंस क्रिएट करने की टेक्निक निकाली। हम कोई अलग से कोई गुट्टी नहीं पिला रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कि आपको ये बादाम खानी है जिससे आपका दिमाग चलेगा, ये तेल हम बेच रहे हैं, इसको पीने से आपको माइंड शार्प हो जाएगा, माइंड तेज होगा, वैसा कुछ नहीं है। हमारी जो टेक्निक्स होती है वो खाली इमोशंस क्रिएट करती है ऑटोमेटिक पढ़ाई के अंदर, और जब इमोशंस क्रिएट होंगे हमें पता है चीज़ याद होगी ही होगी, हर हाल में याद होगी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हमने, कछुए और खरगोश की, जिसमें रेस होती है, कछुआ जीत जाता है। इस कहानी को आप सच-सच बताओ, आज तक अपन ने कितनी बार रिवाइज़ किया कि हम भूल ना जाएँ? नहीं किया, बट याद आज भी है ना, क्योंकि जब हमने वो कहानी सुनी थी, हम उससे कनेक्ट हो गए थे। हमको लगने लगा कि हाँ, हकीकत में एक खरगोश था, एक कछुआ था, हमारे इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हो गए, ब्रेन ने उसको सेव कर लिया। कौवे की कहानी, कौवे की कहानी, थ्रस्टी क्रो। वो सबको याद होगी, मतलब हर बंदा रिलेट कर लेगा। और मतलब मैं ऑडियंस से बात करता हूँ, और अगर आपको ऐसी कोई कहानी याद है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी कहानी आपको याद है। देखते हैं आपकी कितनी मेमोरी शार्प है। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, कि आप सबकॉन्शियस माइंड की बात भी करते हो कि भैया कि कोई चीज़ है, कोई समझना है तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो आसान भाषा में बताओ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे चीज़ें चली जाती है? क्योंकि तो दिखता नहीं है ना, अपन तो यूट्यूब पे देखा है सबकॉन्शियस माइंड को। डायग्राम के अंदर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ब्रेन को अक्सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड किया जाता है। ये होता है क्या, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें ब्रेन अवेयरनेस के बिना भी काम करता रहता है। उसको एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी काम होता रहेगा। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बचपन में जब अपन ने साइकिल चलाई थी, तो पहली बार जब साइकिल चला रहे थे तो हम डर रहे थे कहीं गिर ना जाए। तो हमारी नज़र जो है हैंडल पे भी थी और पेडल पे भी थी। तो पेडल पे भी थी, हैंडल पे भी थी और सामने भी थी, और बैलेंस भी बनाने पे थी, पूरा ब्रेन एक्टिव था कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन धीरे-धीरे जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, आज आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो बट गाड़ी सही चलेगी, साइकिल सही चलेगी, और सडनली कोई बीच में आ गया ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि कोई प्रोसेस अगर आप रेगुलरली करते हो ना, वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर उसमें शिफ्ट हो जाता है, और उसमें शिफ्ट होने के बाद में वो चीज़ ऑटोमेटिक काम करती रहती है। इसलिए कई बार कहते हैं कि जब बच्चा सो रहा होता है ना रात को, तो उसके कान में, जब 1-2 साल का बच्चा होता है, उस वक़्त उसका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है। उस वक़्त उसके कान में अच्छी-अच्छी बातें बोलने का, तो वो चीज़ें उसके ब्रेन के अंदर चलती है उस टाइम पर। तो हाँ, ये होता है कि आप जब बच्चा होता है ना, आप उसको बोलोगे ना अच्छी-अच्छी चीज़ें, तो वो चीज़ें सीखता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर हम हमारे ग्रंथों की बात भी करें, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? पेट में इसी का। पेट में ही सीखा था। बताया किसको था? अर्जुन ने, सुभद्रा को। सुभद्रा को बताया था, तो अभिमन्यु ने कैसे सीख लिया? क्योंकि उस टाइप सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप था। आज बच्चा, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, क्यों अच्छे-अच्छे फोटोग्राफ्स या अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने को बोला जाता है? क्योंकि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उस वक़्त बहुत एक्टिव होता है। वो चीज़ें उसके ब्रेन में जानी शुरू होती है। वो इन चीज़ों को समझना शुरू करता है। इसके लिए वाह! मतलब सही में होता है मतलब ये। होता है ये। सिर्फ़ अभिमन्यु की बात क्यों आती है? और कोई अभिमन्यु आज तक बना नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बनने में बन सकता है, बट कहते हैं ना कि हो सकता है कि अभिमन्यु बने भी हो, बट किसी की कहानी छप जाती है और किसी की छिप जाती है। आप ये बताओ सर, कि कौन-सा खाना खाया जाए या कौन-सी चीज़ ऐसी ली जाए इनटेक, जिससे मेमोरी बढ़ जाए और प्रैक्टिस ना करनी पड़े? देखो, खाने के लिए तो मैं यूँ बोलूँगा कि हमारा जो इंडियन फूड्स है, वही सबसे बढ़िया। पहले तो वेस्टर्न फूड को आप टाटा बाय-बाय कर दीजिए। मैदा बंद कर दो टोटली, मैदा नुकसानदायक होता है, ब्रेन के लिए भी बहुत खतरनाक होता है मैदा। आप जैसे बादाम है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है बच्चों को, वो आप रेगुलर बेसिस पे खिलाओ। शुगर का इंटेक थोड़ा-सा कम कर दो, शुगर का इंटेक। नशे पत्ते वाली चीज़ें बंद करवा दो। जैसे के लोग होते हैं जिनको चाय वगैरह की बहुत कैफ़ीन की आदतें बहुत होती है। तो अगर है तो लिमिटेड। अगर आपका बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, छोटा बच्चा है, उसको कैफ़ीन से जितना हो सके दूर रखिए आप अभी एट प्रेज़ेंट टाइम में। हाँ, एक टाइम के बाद में मैं ज़रूर करता हूँ कि जैसे आपको काम का स्ट्रेस होता है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए रिलैक्स होने के लिए लोग कैफ़ीन ले लेते हैं, वहाँ तक ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नुकसानदायक करेगा।
हमारे आयुर्वेदिक में इतनी सारी जड़ी बूटियां, इतनी सब चीज़ें अच्छी-अच्छी बताई गई है कि इवन घरेलू नुस्खे जो दादी के, नानी के जो घरेलू नुस्खे हैं, वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं आज के टाइम में। आप बच्चे को दूध पिलाओ, हम दूध पिलाना ही बंद कर चुके हैं बच्चे को। वो सही। आप बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को चाहिए दही खिलाओ, दूध पिलाओ, ये जब बॉडी के अंदर जाएगा, बच्चे का ब्रेन अपने आप धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें। दूसरा मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के अंदर मैं आपको जैसे बताता हूँ, मेडिटेशन अलग-अलग तरह के होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का मेडिटेशन करें, तो मैं आपको बताऊँगा और मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं आपको एक जो है ना धुन दूँगा, वो साउंड है ना, आप अपने वीडियो के अंदर डाल देना, ठीक है? ये जो साउंड वीडियो के अंदर जो आएगी ना, इस साउंड को आप सिर्फ़ 20 मिनट्स डेली कान में ईयरफ़ोन लगा करके बैठ जाओ, शांति के साथ बैठ जाओ और सिर्फ़ इसको सुनते जाओ और अगर नहीं बैठना, लेट भी जाओगे तब भी चलेगा। हो सकता है शायद स्टार्टिंग में नींद भी आ जाए आपको सुनते आने देना, बट इस साउंड को रेगुलर बेसिस पे सुनो। एक्चुअली क्या 2 तरह के नॉइज़ होते हैं, बराबर है? तो उनमें से एक नॉइज़ होता है जैसे गाड़ियों का साउंड हो गया आपके, बराबर है? ये मिक्सर, घर में मिक्सी चलती है, मिक्सर का साउंड हो गया। ये साउंड हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन एक साउंड होता है जो ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद होता है, झरनों के बहते हुए पानी का साउंड, जो नेचर का साउंड है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ है। आप देखना जो मेडिटेशन करवाते हैं ना, उन लोगों के वहाँ पे ये साउंड चलते रहते हैं। घंटी के बजने की आवाज़, बराबर है? बारिश की आवाज़, ये सब नेचर के साउंड है। ये साउंड आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो मैं आपको साउंड दूँगा ना, ये साउंड आप 5-10 सेकंड के लिए रखना। इसी साउंड को अगर वो रोज़ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स भी सुनेंगे ना, एक तो उनका फ़ोकस बना रहेगा, काम रहेंगे, अग्रेशन कम हो जाएगा उनका, गुस्सा कम होने लगेगा और ब्रेन के ऊपर भी फ़ायदा होगा इसका। चीज़ें याद होने में भी बेटर रहेगा क्योंकि फ़ोकस बढ़ेगा तो चीज़ें याद होगी ही। कितने साल के बच्चे को सुनना चाहिए इस ये साउंड तो मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चा जब 4-5 साल का से ऊपर हो जाए, तब से लेकर के उसके बाद में बूढ़े-बुजुर्गों तक सुनना चाहिए बहुत इसको। मुश्किल है सर, 5 साल का बच्चा उसको बिठाना, उसको उसको कान के अंदर मत डालो ना, आप 5 साल के बच्चे को जो है देखो, आप बैठाएँगे तो वो हल्का-हल्का सुनेगा, म्यूज़िक है, म्यूज़िक बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, वो सुनेगा बट हाँ, चंचल रहेगा, थोड़ा बहुत इधर-उधर होगा स्टार्टिंग में, ज़रूरी नहीं 20-25 मिनट बैठाओ उसको, 2 मिनट बैठाओ, 3 मिनट बैठाओ, 4 मिनट बैठाओ, बट आप खुद बैठो। आप बैठोगे तो 2 महीने में वो भी ट्रेंड हो जाएगा उस चीज़ के लिए कि 5-10 मिनट तो कम से कम मुझे भी बैठना है यहाँ पर और वो उसके रूटीन में आ जाएगा। वो खुद बाद में आपको बोलेगा 3 महीने बाद, "पापा, पापा चलो ना, टाइम हो गया मेडिटेशन का।" वो खुद बोलने लग जाएगा। बच्चा हमसे जल्दी जो है इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, एक्सेप्ट करता है। अच्छा मुझे बताओ सर कि क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं। 50 की फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं होगी, सबका दिमाग अलग-अलग काम कर रहा होगा और एक टीचर होगा जो एक पर वो सेम फ्रीक्वेंसी पे फेंक रहा होगा, मतलब 50 HRDZ जो भी इस पे फेंक रहा है, ठीक है? अब सब तो सेम ग्रैब नहीं कर सकते। अब मान लो आपके साथ भी लोग आए, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, आप भी इस टेक्निक सिखा रहे हो सबको, तो सब लोग वापस तो ग्रैंड नहीं कर पाएँगे उसको। फिर कैसे आप सबको सेम चीज़ सिखा सकते हो? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि किसी का भी दिमाग एक जैसा नहीं होता है। दिमाग जो होता है ना वो अलग-अलग तरीके से डेवलप होता है। अगर मैं बोलूँ ना उम्र के साथ में दिमाग की वायरिंग चेंज होती है, सही मायने में बोलूँ तो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 3 साल के, 4 साल के बच्चे, उनको कोई भी चीज़ में लॉजिक नहीं चाहिए। उनको चीज़ें कब याद होगी? अगर आप उसको गेम के तौर पे उनको करवाओगे, म्यूज़िक के तौर पे करवाओगे, वो उनके ब्रेन को जल्दी ट्रिगर करती है और वो चीज़ें याद होगी। फिर धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है, 5th-6th में आता है, तो उस बच्चे को स्टोरी, कहानियाँ अच्छी लगने लगती है, तो कहानी के रूप में चीज़ों को याद जल्दी करता है वो। फिर धीरे-धीरे बच्चा टीनेजर में आता है, तो उसको चाहिए लॉजिक, हर चीज़ की वजह क्यों होता है, किस लिए होता है, ये ऐसा ही क्यों होता है, उसके कई क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका दिमाग लॉजिकली सोचना शुरू करता है, तो उनको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे बच्चा प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, उनको फैक्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए, रिवीजन चाहिए और हर तरह की चीज़ें जो है प्रैक्टिस चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग अलग तरीके से देनी पड़ती है हमारे को। तो हम कभी भी एक जैसी ट्रेनिंग एक साथ सब बच्चों को बैठा करके नहीं देते हैं, कि उनका ब्रेन ही अलग-अलग है। एक जैसी ट्रेनिंग देंगे, कोई कैच करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए हमने जो हमारा कोर्स डेवलप किया ना, वो 6th-7th स्टैंडर्ड के लिए अलग है, 8th-9th के लिए अलग है, 10th के लिए एकदम अलग। 11th-12th कॉमर्स का अलग होगा, 11th-12th साइंस का अलग होगा, यूपीएससी का अलग है, सीए का अलग, सीएस का अलग, इन सब का अलग-अलग। क्यों? क्योंकि सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। तो एक तरह की टेक्निक आप सबके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, थोड़ा मेमोरी टेक्निक पे वापस आते हैं। कुछ बढ़िया विजुअलाइजेशन टेक्निक बताओ, जो आपकी 27 टेक्निक है, एक तो अपन ने सीख ली। कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक जिससे 10 साल का बच्चा इजीली कोई भी विजुअलाइज करके कोई चीज़ सीख सके। सर वो एक टेक्निक नहीं है
क्योंकि ये एक टेक्निक से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उनको अलग अलग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जैसे जो बुक विद पेज नंबर में याद करवाता हूँ और जिसमें मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो एक्चुअली क्या है, वो एक टेक्निक नहीं है, 10 टेक्निक का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है वो। पहले आपको वो 10 टेक्निक सीखनी होती है, फिर उन टेक्निक्स को कैसे डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सीखना होता है। देन उसके बाद में वो चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं इस एक पॉडकास्ट के अंदर तो नहीं समझा पाऊंगा, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप इस पॉडकास्ट के नीचे मेरे यूट्यूब का लिंक डाल देना, उसमें कम से कम 8-10 टेक्निक बच्चों को मिल जाएगी जो उनके काम की रहेगी। कोई सबसे फेवरेट टेक्निक जिससे मेमोरी बहुत सॉलिड हो जाए? वो टेक्निक नहीं, वो फिर मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो मेमोरी स्ट्रांग करनी है तो क्या सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चों का जो है ना मोबाइल देखना बंद करवा दीजिए, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पर देखें, बाकी के टाइम पे मोबाइल नहीं होना चाहिए उनके पास। पढ़ाई के टाइम पे देखना? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे देखने का मतलब, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं, उसके लिए मतलब पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल देखने का मतलब ये नहीं है कि आप रील्स वगैरह देखें। पढ़ाई के टाइम में मतलब अगर मोबाइल में उनकी पढ़ाई हो रही है तो बस वो उतना ही देखें वहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। फिजिकल एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कीजिए, मॉर्निंग के अंदर इनको मेडिटेशंस के लिए कीजिए। खाने पीने की व्यवस्था, जो ये आजकल पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं, ये सब बंद कीजिए, ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये सब चीज़ें। पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चों को स्वादिष्ट लगती है, बच्चे ये चीज़ें खाते हैं, ये नुकसानदायक होती है। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो 10 साल का बच्चा तो शायद नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएगा, बट 14-15 साल के उसके ऊपर के बच्चों के लिए तरीका बहुत कारगर है। आपको अगर कोई चीज़ याद रखनी हो और आपको लगता है ना कि यार ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं होता है, आपको क्या करना है, टीचर जब पढ़ा रहा तो उस वक्त उसको अच्छे से पढ़ो, घर जा करके उसके खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में 75-25 रेशो रखो। 25% जो पेज का, यदि पूरा पेज होता है उसका 75% पेज पर तो नोट्स लिखो और नीचे 25% उसका समरी लिखो। जो ऊपर 75% में लिखा ना, उसका समरी लिखो एकदम शॉर्ट में। समरी लिखने के बाद में इस तरह से आपको क्या करना है, रेगुलर करना है। रात को सोने से पहले जो समरी लिखी उस समरी को एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि रात को भी हमारा ब्रेन काम करता है, बॉडी सो रही होती है, रिलैक्स मोड में रहती है, ब्रेन नहीं रहता है। अब रात को रिवीजन करके जब सोते हैं तो ब्रेन उन चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है और उसको सेग्रीगेट करना शुरू कर देता है, जो भी पूरे दिन में आपने काम किया। जब आप इस तरीके को अप्लाई करोगे ना, आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके पीछे का साइंस समझो। पहली चीज़ टीचर ने बोली, एक इन्फॉर्मेशन आपके कानों के थ्रू ब्रेन तक पहुंची, बट वो याद नहीं हुई। फिर आपने उस चीज़ को घर आने के बाद में लिखा। जब आप लिख रहे हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा, अपन कोई कहानी लिखते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो ब्रेन में एक इमेज बनती चली जाती है। हम कोई चीज़, मैं दिल्ली गया तो दिल्ली की एक इमेज बन जाएगी। तो जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई को जब लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसकी एक इमेज हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है, जिसको हम विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन बोलते हैं। वो इमेजिनेशन से एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। जब आप लिखते हो तो आपका हाथ पेन को टच करता हो तो एक टच आपके ब्रेन तक जाता है उन चीज़ों से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जब ब्रेन तक जा रही है बार बार रेगुलर बेसिस पर, तो एक ही इन्फॉर्मेशन ब्रेन को बार बार जा रही है। फिर रात को सोने से पहले आप उस चीज़ को रिवाइज करते हो तो ब्रेन को क्या लगता है, अरे यार ये इन्फॉर्मेशन एक तो रेगुलर इंटरवल से आ रही है और अलग अलग सेंस से आ रही है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करना जरूरी है। अब वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। कंप्लीट सेव कर लेगा। यस। यहाँ पे एक सवाल आ गया वापस मेरा कि मान लो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, 10 लाख लोग हैं, 800 लोग ही बनते हैं, क्या वो 10 लाख लोग ही आपके पास आ जाए और वो टेक्निक सीखे तो क्या सब लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे? सब सीखेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे कि भैया कि आपने 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर, 2 साल देने के लिए रेडी है सर, तो क्या वो 10 लाख लोग ही पास हो जाएंगे एग्जाम के अंदर? इंटरव्यू की बात अलग है। हाँ, नहीं, उसके भी मैं आपको बता देता हूँ, मेजोरिटी पास हो जाएंगे, मेजोरिटी पास हो जाएंगे, 10 लाख की बात नहीं करूँ। मेजोरिटी चलो। हाँ, उसका रीजन क्या मैं बताता हूँ आपको। अगर वो उस टेक्निक को डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में पूरा फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ें याद होगी उनको। जैसे उसमें जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ भी चीज़ें वो सब, बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस चीज़ को लेकर के। सब याद करने का काम वो टेक्निक करती है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है। अब जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे वो बच्चे कौन होंगे? वो बच्चे वो होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं है यूपीसी में, जबरदस्ती घर वालों ने धकेल दिया। अब वो टेक्निक यूज भी कर लेंगे ना तो वो पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाएंगे, वो बिना मन के करेंगे तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी उनके लिए। उनको निकाल दिया था। हाँ, तो फिर मेजोरिटी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। क्या बात कर रहे हो हाँ, सर? और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर सीट्स होती है बराबर। अब 10 लाख बच्चे हैं, वो अगर एग्जाम देंगे भी और सीट ही 800 है तो टॉप 800 का ही नंबर आने वाला है वहाँ नहीं, पर। नंबर तो आ गया, मैं तो बोल रहा हूँ वो एग्जाम जो देते हैं पास तो हो सकते हैं ना, मतलब मान लो अगर 10 लाख ने एग्जाम दिया, 2-4 लाख लोग पास हो गए,
कि यार एग्जाम में कैसे निकल गए 2 लाख लोग कैसे निकल गए, वो हो सकता तो वो पास हो सकते हैं। मतलब मैं रिकमेंडेड करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर लग रहा है उनको कि उनको वहां जाके भूल जाते हो पहला अटेम्प्ट में, तो सर है। इवन यूपीएससी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 2 वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बनाए हैं। जैसे उनको एक तो जीके याद नहीं होती आसानी से, इतनी सारी जीके बार-बार पढ़ते हैं। जीके याद करने की ट्रिक मैंने दे रखी है कि किस तरह से आप जीके याद कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग कंट्रीज़ के नाम, लैंग्वेज, कैपिटल्स, स्टेट्स याद करने होते हैं। तो उनकी भी टेक्निक मैंने दे रखी है कि कैसे वो चीज़ें याद की जा सकती है। तो उनके लिए अलग-अलग टेक्निक्स बना रखी है जिनसे वो चीज़ें याद होती तो आपका यूट्यूब का वीडियो देखने से सीखेंगे कि आपके पास आने से हैं। सीखेंगे? देखो, यूट्यूब के वीडियो में तो मैं एक लिमिटेड 5 मिनट, 10 मिनट के वीडियो में कितना सिखा दूँगा। बट जो चीज़ मुझसे हो सकती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे सिखा दूँ। दिखा देते हो आप हाँ, हमें। वो सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका एक कोर्स मैंने पहले कभी भी इसका कोर्स नहीं बनाया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट हुआ क्या था कि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर अब जैसे ये छोटे-छोटे वीडियोज़ आते हैं इसकी आप एक पूरा कोर्स बना दो। इन सब जितनी भी टेक्निक्स होती है आपकी। तब हमने इनका कोर्स वगैरह बनाना शुरू किया। और फिर कोर्स बना करके एक बार कोर्स हमने लॉन्च भी किया जिसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया, बच्चों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आया। देन फिर उसके बाद में उस कोर्स में हुआ क्या था कि वो एक जनरल कोर्स बनाया था हमने। अब 10th का बच्चा भी वो कोर्स देख रहा है, 11th-12th का भी देख रहा है, यूपीएससी वाला भी देख रहा है। अब उसमें कई चीज़ें जो यूपीएससी के काम की है बट कई चीज़ें नहीं भी है, बट उनको तो कोर्स पूरा देखना पड़ रहा है। कई सीए कर रहे हैं, वो बच्चे भी वो कोर्स देख रहे हैं बट उनके सीए के काम की कुछ चीज़ें बट कुछ चीज़ें नहीं भी है, फिर भी उनको देखनी पड़ रही है। तब वहाँ पर जाकर के हमने क्या किया, कोर्स को सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया। अब जो हम कोर्स ला रहे हैं उसमें क्या हो गया, यूपीएससी वाला कोर्स है वो यूपीएससी के बच्चों के काम का है। सीए वालों के लिए अलग कोर्स होगा। 11th-12th साइंस के लिए अलग होगा, 11th-12th कॉमर्स के लिए अलग होगा, 10th के बच्चों के लिए अलग होगा। वो उनके स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको ध्यान में रख करके बना करके और उन्हीं के सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना सिखाया गया उसमें। वैसा। तो बिल्कुल अलग-अलग सेपरेट हो गया। मतलब जैसे मान लो आज अपने पॉडकास्ट की मेमोरी के ऊपर की भी है कि आप मेमोरी पे ऐसा सिखाते हो, सब कुछ करते हो, तो ये पॉडकास्टर के लिए भी हो गया एक चीज़, जिसको समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स के लिए भी हो गया जो समझ में आ जाए, पेरेंट्स के लिए भी हो गया कि उनको भी समझ में आ जाए कि बच्चे के साथ कैसा कैसे बिहेव करना है, करना क्या है। करना है। तो एक मतलब ये होलिस्टिक पॉडकास्ट बन गया आज। बट इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारा कोर्स जो अभी तक हमने डेवलप किया ना, वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर के उसके ऊपर के बच्चों के लिए किया है। 6th स्टैंडर्ड के नीचे के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अभी हमारी रिसर्च चालू है कि उनके लिए उनका ब्रेन जो है उनका वो डेवलपिंग ब्रेन होता है। उनके उस हिसाब से फिर हमारे को अलग बनाने पड़ेंगे, तो वो अभी तक हमने नहीं किया है। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो गया है, खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, बट एक फ्रेम बांधनी पड़ती है, एक सीमाओं में बांधनी पड़ती है सब चीज़ों को, नहीं तो बाढ़ की तरह बह जाती है सब चीज़ें और किसी को समझ में नहीं आती है, फिर याददाश्त रहेगी नहीं। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, और एक आई ओपनिंग और एक नई लर्निंग मेरे लिए भी, मेमोरी टेक्निक जो याद करने वाली थी। और मैं भी आपकी वीडियोस बहुत सारे देखूंगा आज से, ताकि मुझे भी और मेमोरी याद, मतलब बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए और मैं सवाल और अच्छे से पूछ पाऊँ। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अभी जिस हिसाब से आपने मुझसे सवाल पूछे ना, तो इस हिसाब से तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही है कि आपके जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, तो उन लोगों से भी आपने इस तरह के सवाल पूछे होंगे। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि आपके पॉडकास्ट ज़रूर देखें और मैं खुद भी और जितने भी पॉडकास्ट जो मैंने नहीं देखे वो सब देखूँगा, कि मुझे यूँ लग रहा है अगर इस तरह से अगर सवाल पूछे जाते हैं ना, तो काफ़ी सारी नॉलेज बाहर आ रही है और वो नॉलेज वहाँ से गेन करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे एक अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, अपनी बात लोगों तक मैं अच्छे से पहुँचा सकूँ उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। जाते-जाते मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा आपकी सभी ऑडियंस से, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबसे, कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, नाकामयाब तो वो होंगे जो घर से निकले ही नहीं। तो अपनी कोशिशें ज़रूर करना, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी और एक एटीट्यूड हमेशा रखना। हमारे यहाँ पे क्या हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। 1-2 बार नाकामयाब होते हैं, हमको लगता है कि अरे यार नहीं अब तो नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करोगे इन मेमोरी टेक्निक को बनाने के लिए कई साल दिए हैं मैंने। और ये टेक्निक मैं ये नहीं बोलूँगा सारी मैंने बनाई, नहीं। कई ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने बहुत पहले ये टेक्निक बनाई थी बट लोगों का ध्यान ही नहीं गया इनके ऊपर। उन चीज़ों को लिया, उनको रीडेवलप किया वापस से। उनको आज नई एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से डाला। बट देखा जाए तो ज़्यादातर टेक्निक जो ना पुराने लोगों की बनी बनाई टेक्निक हमारे ऋषि मुनियों की है, कई सीनियर्स जो है आज से 100 साल 150 साल पहले बनाई है। जैसे साइमनाइड्स ने एक टेक्निक बनाई मेमोरी पैलेस टेक्निक, जिसको लोगों ने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके किस तरह से डेवलप करना वो सब किया। तो एक एटीट्यूड रखना, विनिंग एटीट्यूड, घमंड नहीं, घमंड अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। विनिंग एटीट्यूड मतलब कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना। तो उनके लिए 4 लाइनें, कि जब हम चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, जब हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं,
जब हम चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, जब हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं। हमें रोकने की कोशिश ना करना दुनिया वालों, क्योंकि जहाँ हम रुकते हैं वहाँ इतिहास बदल जाते हैं। इसी एटीट्यूड के साथ में सारे स्टूडेंट्स जितने भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसी एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना है कि हमको झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मंजिल एक दिन आपके पास में जरूर आएगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।